मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगवे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में आप इतिहास जानने का फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया है। आज जानेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास के स्रोत कितने हैं। पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत। और तीसरा पुरातत्व संबंधी स्रोत। तीसरा पुरातत्व संबंधी स्रोत, पुरातत्व संबंधी स्रोत। यही आपके इतिहास के स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में जैसे मैंने बताया है आप लोगों को, यानी इसको तीन भागों में बांटा गया है। यानी साहित्यिक स्रोत को एक तो धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य और तीसरा जो है धर्मेतर साहित्य। तो आपको तीन स्रोतों में दो स्रोत पढ़ा दिया गया है। धार्मिक साहित्य जिसके अंतर्गत वेद, पुराण, शास्त्र, अरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य ग्रंथ, ये सब बताया गया है। और जो धर्मेतर साहित्य है, धर्म धनीतर यानी धर्म से अलग जो रचनाएं हैं, यानी जैन धर्म के साहित्य और बौद्ध धर्म के साहित्य, ये भी आपको बता दिया गया है। लेकिन इसका जो तीसरा पार्ट है लौकिक साहित्य, ये आपको भी इस वीडियो में बताएंगे। लौकिक साहित्य, देखिए लौकिक साहित्य का मतलब होता है वे साहित्य जिस रचनाओं से हमें प्राचीन राजवंशों के विषय में जानकारी मिलती है। यानी लौकिक साहित्य वे साहित्य है जिस रचना से हमें प्राचीन राजवंशों का इतिहास मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अति प्राचीन काल में जाकर के कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत पहली रचना जो है ये आपका अर्थशास्त्र है। यहाँ एक एक देखिए रचना, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की रचना है। किसने लिखा है? कौटिल्य। और इसमें किस वंश का इतिहास मिलता है? मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आप। इंडिका है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की रचना है। अगली रचना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। पाणिनि ये व्याकरण पर लिखित ग्रंथ है। अगली रचना आपका महाभाष्य। महाभाष्य, महाभाष्य महर्षि पतंजलि की है। पतंजलि की रचना है। बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र। अगली रचना लौकिक साहित्य में देखेंगे आप, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, इस रचना में मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। और ये रचना किसकी है? सोमदेव की रचना है। सोमदेव। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम ये गुप्तकालीन रचना है, नाटक है ये। मृच्छकटिकम, मृछ माने मिट्टी होता है, कटिकम माने गाड़ी होता है, यानी मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी, कटिकम। और ये किसकी रचना है? शूद्रक। इसमें गुप्त वंश का इतिहास मिलता है, ठीक ना। अगली रचना अमरकोश। अमरकोश गुप्तकालीन रचना है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के यानी नवरत्नों में यानी अमरसिंह थे। तो अमरसिंह की रचना है। अमरसिंह। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। ये भूमि संबंधी इसमें विवरण प्राप्त होता है इसमें। तो ये लौकिक साहित्य। फिर आगे देखते हैं हम। स्वप्नवश दत्ता। स्वप्नवश दत्ता, अगली रचना देख लीजिए, स्वप्न वास दत्ता।
ये राजपूत काल की रचना है और ये भांस की रचना है, भांस। कामसूत्र, कामसूत्र जो रचना है ये वात्स्यायन की है, वात्स्यायन। अगली रचना देखेंगे कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। ये जो भी रचनाएं देख रहे हैं किसी न किसी पेपर में अभी तक आ गए हैं, ठीक ना। ये अति महत्वपूर्ण की रचनाएं हैं। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है, राजशेखर। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा ये भी रचना राजशेखर की है। अगली रचना बोधचरित, बोधचरित। इसको बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं, यानी बोधचरित जो रचना है इसको बौद्धों का रामायण कहते हैं। और ये अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष। अगली रचना अटकथा, अटकथा। और अटकथा जो है अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद, सौंदरानंद ये भी आपका अश्वघोष की रचना है। हर्षचरित, हर्षचरित, हर्षचरित ये बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट। कादंबरी, कादंबरी भी बाणभट्ट की रचना है। कादंबरी का मतलब जानते हैं क्या होता है? कादंबरी का मतलब होता है मदिरा, शराब होता है। और ये बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार से जुड़े थे, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हर्षचरित्र और कादंबरी। तो ये भी रचना बाणभट्ट की है, ठीक। इसके बाद किरात अर्जुनियम, किरात किरात अर्जुनियम ये भारवी की रचना है, भारवी। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम ये भवभूत की रचना है, भवभूति। मालती माधव, मालती माधव। और मालती माधव रचना भवभूत की है। ये भी रचना किसकी है? भवभूति। प्रबंध चिंतामणि राजपूत काल की रचना है, प्रबंध चिंतामणि। और प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग ने लिखा है। ये किसकी रचना है? मेरुतुंग। अगली रचना देखेंगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसमें चौहान वंश का इतिहास मिलता है, पृथ्वीराज रासो। और ये चंद्रबरदाई की रचना है, बरदाई। पृथ्वीराज विजय, अगली रचना देख लेंगे, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। और ये जयानक भट्ट की रचना है, जयानक भट्ट। प्रज्ञा पारमिता, ये सब लौकिक साहित्य है, प्रज्ञा पारमिता। और प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन। ये बौद्ध दार्शनिक हैं, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक ना, नागार्जुन। इसलिए इनकी तुलना आइंस्टीन से किया जाता है। और भारत में इन्हें यानी रस चिकित्सा का जनक भी माना जाता है नागार्जुन को, ठीक ना, शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। तो उनकी रचना है प्रज्ञा पारमिता। अगली रचना हम देखते हैं, कालिदास की रचनाएं देख लीजिए। रघुवंशम, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास। और ये गुप्तकालीन रचना है रघुवंशम, कालिदास। इनकी 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं कालिदास। अगली रचना देखेंगे कुमार संभव, कुमार संभव। गुप्तकालीन रचना है,
कालिदास ने लिखा है मेघदूत, मेघदूत, ये भी कालिदास की रचना है। अगली रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये रचना किसकी है? कालिदास। विक्रमो वर्षी, विक्रमो वर्षी, ये भी रचना कालिदास की है। ऋतु संहार, ऋतु संहार, और ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास की है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 कालिदास की रचना। और मालविका अग्निमित्रम, मालविका, मालविका अग्निमित्रम, ये 7 रचनाएं जो देख रहे हैं ये कालिदास की रचना है। मालविका अग्निमित्रम, ये ठीक ना। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षी, ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में, और मालविका अग्निमित्र, ये सब कालिदास की। भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? हाँ, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इनको। अगली रचना देखिए, ये तो प्राचीन कालीन रचनाओं से अवगत हुए। अब मध्यकालीन जो रचनाएं हैं, जैसे मध्यकालीन रचनाओं में यहाँ लिख दे रहा हूँ मध्यकालीन रचनाएं, समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। मध्यकालीन रचनाएं देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, इसमें आपका किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की है, अल बरूनी। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल बरूनी का वास्तविक नाम है अबू रेहान, यानी अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या है? अबू रेहान है। शाहनामा, शाहनामा, और शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की है, फिरदौसी। चचनामा, चचनामा, ये अली की रचना है। इसमें सिंध का इतिहास मिलता है। जब मोहम्मद बिन कासिम 710 में भारत पर आक्रमण किया था, यानी उसके विषय में हमें जानकारी चचनामा में मिलता है। और चचनामा किसकी रचना है? अली की रचना है। और किस भाषा में चचनामा लिखी गई है? चचनामा अरबी भाषा। ये किस भाषा में लिखित ग्रंथ हैं? अरबी भाषा। कभी कभी भाषा बनाता है। अब आइए ताजुल मासिर, ताजुल मासिर जो रचना देख रहे हैं, इसमें गुलाम वंश का इतिहास मिलता है। ताजुल मासिर में किस वंश का इतिहास मिलता है? गुलाम वंश। और इसका लेखक कौन है? हसन निजामी है, हसन निजामी। तबकाते नासरी, तबकात ए नासरी। और ये मिनहाज ओ सिराज की रचना है। किसकी है? मिनहाज ओ सिराज। उस सिराज, ध्यान दीजिएगा यार। ये दोनों रचनाओं में हमें गुलाम वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और ये जो 2 विद्वान देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में संरक्षण, इनको संरक्षण प्राप्त था, ठीक ना। अगली रचना हम देखते हैं। फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी। इसमें तुगलक वंश का इतिहास मिलता है। फतवा ए जहादारी। और ये फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। अगली रचना देखेंगे तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ ए फिरोज शाही। और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है, ठीक। इसके बाद फुतूह सलातीन, फुतूह उस सलातीन, उस सलातीन।
और फुतुह फुतुह सलातीन ये इस्लामी की रचना है। इस्लामी, देखिए ये रचना बहुत प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसके विषय में हमें जानकारी इसमें मिलती है, यानी सल्तनत कालीन इतिहास, यानी इसमें हमें सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। तो फुतुह फुतुह सलातीन किसकी रचना है? इस्लामी की रचना है। आगे एक और रचना है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, यहाँ ध्यान देंगे आप। देखिए ऊपर मैंने लिखवाया है फिरोज यानी तारीख ए फिरोज शाही, और यहाँ भी मैं तारीख ए फिरोज शाही लिखवा रहा हूँ। तो तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है, और फिर ये तारीख जो फिरोज शाही है शम्स ए सिराज अफीफ की रचना है। शम्स ए सिराज अफीफ। अब मान लीजिए ये दोनों विकल्प में आ जाएं, दोनों इतिहासकारों का विकल्प में नाम आ जाए, सिराज अफीफ, तो कैसे आप करेंगे? शम्स ए सिराज अफीफ विकल्प में लगाएंगे या बरनी लगाएंगे? यदि दोनों विकल्प में है और तारीख़ फिरोज शाही दोनों की, यानी दोनों रचनाओं का नाम एक ही है, एक ही नाम से है, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, तो क्या करेंगे आप? अब समय देख लेंगे। ये बरनी का जो समय है शम्स ए सिराज अफीफ के पहले का है, ठीक ना। तो अगर दोनों में विकल्प, यानी ये दोनों इतिहासकार विकल्प में इनका नाम दिया गया हो तो आप बरनी ही लगाइएगा। अगर बरनी विकल्प में नहीं रहेगा तो आप शम्स ए सिराज अफीफ लगा सकते हैं, ठीक ना। अगली रचना देखिए, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, और फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का चौथा शासक है, तीसरा शासक है, ठीक ना। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बना, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक अगला शासक बना था। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो अपनी आत्मकथा लिखा। दिल्ली सल्तनत में आत्मकथा लिखने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है, और दिल्ली सल्तनत का वह यानी मात्र एक सुल्तान है जो अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है, ठीक ना। अब अगली रचना हम देखेंगे, लहजत ए सिकंदरी। लहजत ए सिकंदरी ये लोदी वंश के समय की रचना है। ये सिकंदर लोदी के समय की ये रचना है, लहजत ए सिकंदरी। और ये जानते हैं इसका लेखक का नाम नहीं मिलता है, इसका विषय केवल पूछता है कि लहजत ए सिकंदरी का विषय क्या है, तो संगीत पर ये पुस्तक लिखी गई है। किस पर? संगीत, यानी इसका विषय संगीत है, लेकिन लेखक का नाम नहीं मिलता है। फिर एक और रचना उसके समय की जाती है, फहरंगे सिकंदरी। फहरंगे सिकंदरी, और फहरंगे सिकंदरी का लेखक का भी नाम नहीं मिलता है, सिकंदरी। और ये इसका विषय पूछता है कि फहरंगे सिकंदरी जो रचना है उसका विषय क्या है, तो आयुर्वेद है। क्या है इसका विषय? आयुर्वेद। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित मात्र इतना ही पुस्तकों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, ठीक ना। तो ये आप जानते रहिएगा। अब इसके बाद मुगल काल की रचनाएं देखेंगे। मुगल वंश का इतिहास किन किन रचनाओं से मिलता है, ठीक ना। लौकिक साहित्य का मतलब मैंने पहले बता दिया कि वह रचना जिसे हमें प्राचीन राजवंशों और मध्यकालीन जो वंश है उसके विषय में जानकारी मिलती है, ठीक ना। अब आइए हम देखते हैं मुगल कालीन रचनाओं में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मुगल कालीन रचनाएं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर बहुत विद्वान था, यानी मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया, और वह तुर्की भाषा का बहुत विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी के नाम से लिखा। उसकी दूसरी रचना खत ए बाबरी है, तीसरी रचना दीवान है, चौथी रचना मसनवी है, ठीक ना। उसके बाद ये इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मुबैयान हैं। तो एक रचना देख लीजिए, जैसे पहली रचना देख लीजिए, खत यानी तारीख तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, और तुजुक ए बाबरी ये आत्मकथा है किसकी? बाबर। बाबर ने इसको लिखा, और किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। इसको बाबरनामा भी कहते हैं, और बाबरनामा का
बाबरनामा भी इसको कहते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बेवरेज ने किया है और फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। दूसरी इसकी रचना खत ए बाबरी, खत ए बाबरी, खत ए बाबरी। और खत ए बाबरी की रचना किसने किया? बाबर ने। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तीसरी रचना मुबैयान, मुबैयान। और मुबैयान किसकी रचना है? बाबर की है। चौथी रचना दीवान, और दीवान भी तुर्की भाषा में लिखा किसने? बाबर। पांचवी रचना मसनवी, मसनवी। और मसनवी किसकी रचना है? बाबर की है। अब बाबर के समय की ये प्रसिद्ध रचना है। फिर हुमायूं का समय आता है तो उसके समय की एक रचना है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा का मतलब होता है हुमायूं की जीवनी, और उसकी बहन लिखी थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। अब इसके बाद अकबर का समय आता है। अकबर के समय की जो रचनाएं हैं देख लीजिए। अकबरनामा, अकबर के समय की रचनाएं हैं अकबरनामा। और अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है और अबुल फजल ने लिखा है। ये किसकी रचना है? अबुल फजल। अगली रचना देख लेंगे आईने अकबरी, आईने अकबरी। जो बार बार ये प्रश्न बना है, आईने अकबरी किसकी रचना है? ये अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट आईने अकबरी है और इसकी रचना अबुल फजल ने किया है। अगली रचना तबकाते अकबरी, तबकात ए अकबरी। और ये निजामुद्दीन अहमद की रचना है। किसकी है? निजामुद्दीन, निजामुद्दीन अहमद। अकबर का इतिहास इसे मिलता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद अकबर के समय की भी रचनाएं हो गया। जहांगीर के समय, जहांगीर फारसी भाषा जानता था, उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी के नाम से लिखा था। तो तुजुक-ए जहांगीरी, तुजुक-ए जहांगीरी। और तुजुक-ए जहांगीरी की रचना जहांगीर ने किया है, उसकी आत्मकथा का नाम है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहांगीर अपने शासन के 16वें वर्षों तक का ही इतिहास अपनी आत्मकथा में लिखा है। 16 शासन के 16वें वर्षों के बाद उसके पास समय का अभाव था, उसके पास समय नहीं मिल रहा था, तो उसने अपनी आत्मकथा लिखना बंद कर दिया। तो इस रचना को आगे बढ़ाने का श्रेय मोतमीद खां को जाता है। देखिए मोतमीद खां इस आत्मकथा को, जहांगीर की आत्मकथा को आगे बढ़ाया, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकबालनामा ए जहांगीरी उसको कहते हैं, इकबालनामा ए जहांगीरी, जहांगीरी। और ये आपका मोतमीद खां का है, मोतमीद खां, ध्यान दीजिएगा। अब शाहजहां के समय की रचनाएं देखेंगे। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। और शाहजहांनामा की रचना किसने किया है? इनायत खां ने किया है। ये किसकी रचना है? इनायत खां। अगली रचना देखें, शाहजहांनामा, इनायत खां। मंजुल बहरीन। देखिए मंजुल बहरीन का मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन। मंजुल बहरीन का मतलब क्या होता है? दो समुद्रों का मिलन। ये शाहजहां का जो बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, दारा शिकोह, उसकी रचना है दारा शिकोह। यानी मंजुल बहरीन किसने लिखा है? दारा शिकोह। सिर्र ए अकबर, सिर्र ए अकबर। ये जो दारा शिकोह था 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा था? सिर्र ए अकबर। तो ये किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। सफीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया। तो सफीनतुल औलिया भी ये जो रचना है दारा शिकोह की है, ठीक ना। तो ये मुग़ल कालीन रचना है। इसके बाद औरंगजेब का समय आता है। तो औरंगजेब के समय की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आलमगीरनामा है, आलमगीरी नामा। और मोहम्मद काजिम, इस रचना किसने लिखा है? मोहम्मद काजिम। ये औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार का नाम क्या था?
तो मोहम्मद काजिम था, उसी ने इस रचना को लिखा था, जबकि औरंगजेब इतिहास लेखन का विरोधी था, लेकिन इसके समय बहुत सी रचनाएं की गई थी। अगली रचनाएं देख लीजिए। फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी। और फुतुहात ए आलमगीरी की रचना ईश्वर दास नागर ने किया है, ईश्वर दास नागर। तो ये सब रचनाएं हैं जिन रचनाओं से हमें वंशों के विषय में जानकारी मिलती है, शासकों का इतिहास मिलता है। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। हाँ, एक बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, आप जो भाई ज्ञान गांगवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर लें, और वीडियो देखिए तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।